सोचिए, एक कैफे, बिल्कुल आम सा, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वही जगह, वो कैफे, जिंदगी के सफर का एक आईना बन जाए। कुछ ऐसा ही दिलचस्प आइडिया है दिव्या प्रकाश दुबे के नॉवल मुसाफिर कैफे का। 2016 में आया था ये। तो आज हम इसी किताब पर थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं। हमारे पास इसका एक सार जैसा है, कहानी, कैरेक्टर्स, मेन आइडियाज, सब कुछ। मकसद यही है कि समझे कि इस नॉवल का असल एसेंस क्या है और ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई, खासकर युवाओं में। अगर समकालीन हिंदी लिटरेचर में दिलचस्पी है या फिर जिंदगी, सपने, रिश्तों पर बेस्ड कहानियां अच्छी लगती हैं, तो ये बातचीत शायद आपको पसंद आए। एक सिंपल कहानी पर सवाल गहरे उठाती है ये। चलिए इन्हीं सवालों की तह तक चलते हैं थोड़ा। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक कैफे से। नाम ही है मुसाफिर कैफे। कोई बहुत फैंसी जगह नहीं है, बस एक आम सी जगह जहां अलग अलग तरह के लोग आते जाते हैं अपनी जिंदगी के सफर में शायद कुछ पल बिताने। नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है ना। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, यही इस नॉवल की एक खूबी है, कह सकते हैं। एक बिल्कुल साधारण सी सेटिंग, एक कैफे, और वो कैसे इंसानी जज्बातों का, रिश्तों के बनने बिगड़ने का, सपनों के टूटने जुड़ने का एक सेंटर बन जाता है, ये देखना बड़ा रोचक है। ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये जिंदगी के सफर का एक पड़ाव जैसा है। हम सब अपनी अपनी जर्नी पर निकले मुसाफिर ही तो हैं, और ये कैफे वो ठहराव है जहां हम थोड़ी देर रुकते हैं, सांस लेते हैं, अजनबी लोगों से मिलते हैं, कुछ रिश्ते बन जाते हैं और फिर अपनी राह पर। तो ये कैफे का जो मेटाफर है ना, ये कहानी को एक अलग ही गहराई देता है। सही कहा। और शायद यही सादगी इसे इतनी रिलेटेबल भी बनाती है कि कोई भी कहीं ना कहीं खुद को वहां देख पाता है। तो इन मुसाफिरों में दो किरदार हैं जो उभर कर सामने आते हैं, सुधा और चंदर। सुधा जो कहानी की हीरोइन है, एक इंडिपेंडेंट लड़की, आजाद ख्यालों वाली, और उसके पास ना सपनों की एक लिस्ट है। कोई बहुत बड़े दुनिया बदलने वाले सपने नहीं, बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे अनुभव जिन्हें वो बस जीना चाहती है। ये लिस्ट वाली बात, ये अपने आप में काफी सोचने लायक है ना? एक तरफ तो ये सुधा के कैरेक्टर को एक दिशा देती है, उसकी एस्पिरेशंस दिखाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये एक सवाल भी खड़ा करती है, क्या ये लिस्ट वाकई सुधा की अपनी है, मतलब दिल से निकली हुई, या फिर ये उन चीजों की लिस्ट है जो हमें लगता है कि हमें खुश करेंगी, क्योंकि समाज, मीडिया, आसपास के लोग वो यही बताते हैं। तो नॉवल यहाँ ऑथेंटिसिटी का, मतलब असलियत का, एक जरूरी सवाल उठाता है। क्या हम अपने सपने जी रहे हैं या किसी और के तय किए हुए टारगेट? ये बहुत जरूरी सवाल है, खासकर आज के टाइम में जब सबकी जिंदगी सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट लिस्ट जैसी दिखती है। और इसी लिस्ट वाली सुधा की जिंदगी में एंट्री होती है चंदर की। वो थोड़ा अलग है, सेंसिटिव है, शायद थोड़ा खोया हुआ सा, जैसे अपनी पहचान ढूंढ रहा हो या कोई अधूरा सपना। और उनकी पहली मुलाकात भी कोई बहुत फिल्मी टाइप नहीं है, एकदम आम सी। कैफे में चंदर के फोन से लॉक अनलॉक की आवाज आ रही होती है बार बार। उससे सुधा इरिटेट हो जाती है और बस वहीं से बात शुरू। हाँ, और वही वही चीज जैसे रियल बनाती है। यही मुलाकात इतनी मामूली सी कहानी का बेस बनती है। कैसे दो बिल्कुल अलग लोग एक छोटी सी झुंझलाहट के मोमेंट में मिलते हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, अनकहा सा हिस्सा। ये रिश्ता किसी फ्रेम में फिट नहीं होता। लेखक ने इसे बहुत बहुत सहजता से दिखाया है, बिना किसी भारी ड्रामे के। ये दिखाता है कि जिंदगी के जो सबसे अहम रिश्ते होते हैं ना, वो अक्सर प्लानिंग से नहीं बनते, ऐसे ही अचानक, अनजाने में। उनकी केमिस्ट्री, उनकी बातें, उनका एक दूसरे को समझना, सब कुछ बहुत नेचुरल लगता है। तो ये दो किरदार, सुधा और चंदर, जिनकी राहें उस कैफे में टकराईं, उन्हीं के जरिए कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा, अगर हम स्पॉइलर ना दें, तो कहानी का कोर आइडिया क्या है? मतलब ये सिर्फ एक लव स्टोरी तो नहीं है जैसा लग रहा है। साथ उस अंदर की कश्मकश को दिखाता है जिसकी बात हमने की थी। मतलब अपनी लिस्ट पूरी करने की दौड़, और वो असली खुशी जो शायद अनप्लान्ड मोमेंट्स में मिलती है, बिल्कुल। उसके बीच का तनाव। सुधा अपने लिस्ट के पीछे भाग रही है, पर क्या वही सच्ची खुशी है? नॉवेल ये सवाल करता है कि क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ गोल अचीव करना है, या उस सफर को महसूस करना, उन रिश्तों को जीना जो रास्ते में बनते हैं। अगर इसे हम बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है ना, उस पर एक तरह की कमेंट्री है, जहां हम अक्सर मंजिल की धुन में रास्ते के नजारे भूल जाते हैं। हाँ, और ये बात सीधी कनेक्ट करती है आज के युवाओं से। करियर का प्रेशर, रिश्तों की उलझने, खुद को ढूंढने की कोशिश,
ये सब चीजें नॉवल के मुख्य विषयों को बुनती हैं। सबसे पहला तो यही है, जिंदगी एक सफर है और हम सब मुसाफिर। फिर है वो आत्मखोज की यात्रा, सेल्फ डिस्कवरी। सुधा और चंदर दोनों ही कहीं ना कहीं खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी लिमिट्स को। बिल्कुल। और इसके साथ ही प्यार और रिश्तों की परतें खुलती हैं। इसमें सिर्फ रोमांटिक लव नहीं है, दोस्ती भी है, अकेलेपन का एहसास है, दूरियों का दर्द है, फिर से जुड़ने की उम्मीद है। और ये रिश्ते कोई बहुत आइडियलिस्टिक नहीं दिखाया गया। उनमें उलझने हैं, गलतफहमियां हैं, जैसा कि असल जिंदगी में होता है। और हाँ, जाहिर है, सपनों का पीछा करने का थीम, लेकिन सिर्फ पीछा करना नहीं, बल्कि ये समझना कि कौन से सपने सच में अपने हैं। ये सारे थीम्स उस आम से कैफे की दीवारों के बीच, किरदारों की बातों से, उनके मन के विचारों से सामने आते हैं। और जिस तरह ये सब सामने आता है, उसमें लेखक दिव्य प्रकाश दुबे की स्टाइल का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी भाषा बहुत सिंपल है, सहज है, जी। जैसे कोई दोस्त बात कर रहा हो। हाँ। पोएटिक टच भी है, पर वो भारी नहीं लगता। ये उनकी दूसरी किताब थी अक्टूबर जंक्शन के बाद, और उन्होंने अपनी एक खास पहचान बना ली है। बिल्कुल। उनकी स्टाइल की यही सादगी और ईमानदारी वो युवाओं को खास तौर पे अपील करती है। वो मुश्किल भावनाओं को भी बहुत आसानी से कह जाते हैं। किरदारों के मन की बातें, उनकी छोटी छोटी हरकतें, माहौल का डिस्क्रिप्शन, सब कुछ बड़ा नेचुरल लगता है। भाषा ऐसी है जो आपको कहानी में खींच लेती है, किरदारों के साथ हंसने और कभी-कभी रोने पर भी मजबूर कर देती है। ये कोई बहुत अकादमिक या भारी भरकम लिटरेरी भाषा नहीं है, ये दिलों को जोड़ने वाली भाषा है। और शायद यही वजह है कि उनकी किताबें इतनी पढ़ी जाती हैं। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं इस किताब के बनने से जुड़ी हुई। हाँ। लेखक ने कहीं बताया था कि ये कहानी उनको एक सपने की तरह आई थी, मतलब टुकड़ों में, कई रातों तक। अच्छा। हाँ, तो कहानी का जो बीज था वो उनके सबकॉन्शियस में था। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि एक सपना कैसे पूरे नॉवेल में बदल गया। ये तो वाकई दिलचस्प है। ये क्रिएटिव प्रोसेस की परतों को खोलता है कि कैसे लेखक के अपने अनुभव, उनके सपने, उनकी भावनाएं अनजाने में ही उनकी कहानियों को शेप देती हैं। ये दिखाता है कि इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है, और उस सपने का कहानी में बदलना शायद नॉवल के थोड़े पोएटिक और इमोशनल माहौल को भी रिफ्लेक्ट करता है। ये फैक्ट सिर्फ एक मजेदार जानकारी नहीं है, बल्कि किताब को समझने का एक और एंगल देता है। एक और बात है जो अक्सर डिस्कस होती है, किरदारों के नाम, सुधा और चंदर। जो लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, उन्हें ये नाम सुनते ही धर्मवीर भारती जी के क्लासिक नॉवल सूरज का सातवां घोड़ा की याद आ सकती है, क्योंकि उसमें भी यही नाम थे मेन कैरेक्टर्स के। हाँ, बिल्कुल। इस पर काफी बातें भी हुई थी। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग लिटरेरी कनेक्शन है। हालांकि दिव्य प्रकाश दुबे ने ये साफ किया है कि मुसाफिर कैफे किसी भी तरह से सूरज का सातवां घोड़ा का सीक्वल या उससे इंस्पायर्ड नहीं है। नामों का ये मिलना महज एक संयोग हो सकता है, या शायद लेखक की तरफ से उस क्लासिक को एक तरह की साइलेंट ट्रिब्यूट। लेकिन ये जानना जरूरी है कि कहानी, उसके पात्र, उसका कॉन्टेक्स्ट सब पूरी तरह से ओरिजिनल है और आज के समय का है। फिर भी ये जो लिटरेरी गूंज है ना, ये नॉवल को एक एक्स्ट्रा लेयर जरूर देती है, खासकर उन पाठकों के लिए जो दोनों किताबों से वाकिफ हैं। ये दिखाता है कि कैसे लिटरेचर में कैरेक्टर्स और आइडियाज अनजाने में भी एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो इन सभी बातों को अगर हम समेटें, तो मुसाफिर कैफे का एसेंस क्या है? इसका मुख्य संदेश क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से इसका सार आज के इंसान की उस तलाश में छिपा है, अर्थ की तलाश, सच्चे रिश्तों की तलाश, अपनी खुशी की तलाश, जो अक्सर बनी बनाई लिस्ट्स और बाहरी उम्मीदों के शोर में कहीं खोसी जाती है। ये नॉवल बहुत ही सहजता और ईमानदारी से ये कहता है कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, रिश्ते उलझे हुए हो सकते हैं, और असली खुशी शायद उन छोटे अनप्लान्ड पलों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो कैफे का मेटाफर और सपनों की लिस्ट का आइडिया, ये दोनों मिलकर पढ़ने वाले को अपनी जिंदगी पर सोचने को मजबूर करते हैं। बिल्कुल, ये हमें एक तरह से एक ठहराव देता है सोचने के लिए कि हम अपनी जिंदगी के मुसाफिर कैफे में किन लोगों से मिल रहे हैं, कौन सी लिस्ट का पीछा कर रहे हैं, और क्या हम सफर का मजा ले रहे हैं या सिर्फ मंजिल की ओर भागे जा रहे हैं। इसकी सिंपल भाषा और वो अपनेपन वाला एहसास इसे एक यादगार रीडिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। और यही से एक विचार उठता है जिसे हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। इस नॉवेल को पढ़ने के बाद या इस चर्चा को सुनने के बाद, क्या हम अपनी खुद की सपनों की लिस्ट पर एक नज़र डाल सकते हैं? क्या उस लिस्ट में लिखी हर चीज़
वाकई हमारे दिल की आवाज़ है, या वो समाज, परिवार या सोशल मीडिया के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें हम बस पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर जिंदगी हमारी लिस्ट के हिसाब से ना चले, अगर कोई अनचाहा मोड़ आ जाए, तो क्या हम उसे एक फेलियर मानकर निराश हो जाते हैं, या उसे जिंदगी को और गहराई से समझने का, खुद को बेहतर जानने का और शायद किसी नई अनलिखी खुशी को पाने का एक मौका समझते हैं? ये नॉवेल हमें अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट पर सवाल उठाने और शायद उसे दोबारा लिखने का हौसला देता है। वाकई एक गहरा सवाल है अपने आप से पूछने के लिए। ये किताब मुसाफिर कैफ़े अमेज़न पर या आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर आसानी से मिल जानी चाहिए। अगर ज़िंदगी की भाग-दौड़ में कुछ पल ठहर कर रिश्तों और सपनों पर एक नई नज़र डालने का मन हो, तो ये किताब पढ़ना एक अच्छा अनुभव हो सकता है।